दूर से आवाज आ रही है। कि नहीं आ रही आवाज?
नहीं मैं करती बोलें उनको को आवाज आ रही है स्टूडेंट्स अब आवाज आ रही है टाइप करें फाइनली कैन यू हियर मी अपना मोबाइल अपडेट कर ली चल है कोई बात नहीं इसको ना अगर बंद हो जाएगा वैसे तो जब भी जैसे इनएक्टिव होने लगे ना तो वो वहां से अपडेट करते हैं आवाज इधर से जाएगी हाँ थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू अब आवाज आ रही है चले ओके कल हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग असल में है क्या ठीक है एक क्रिटिकल केयर नर्स कौन होगा और एक क्रिटिकल एरिया के बारे में हमने पढ़ा था फिर उसके बाद हमने कुछ उसके जो सर्टिफिकेशन के लेवल या सर्टिफिकेशन का वैल्यू है वो हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बंदा जो है वो सर्टिफाइड है ठीक है किसी स्पेसिफिक चीज़ में तो उसकी सर्टिफिकेशन की क्या वैल्यू होगी उस सर्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा है ये चीज़ें हमने डिस्कस किए थे ठीक है उसमें हमने देखा था कि सर्टिफिकेशन का वैल्यू जो है वो
नर्स के लिए इटसेल्फ, नर्स के लिए क्या वैल्यू है सर्टिफिकेशन की, उसके अलावा जो है वो पेशेंट और फैमिली के लिए क्या फ़ायदे हैं, और इसके अलावा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो कौन कौन से फ़ायदे हैं। ठीक है, ओके। सो क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है ये एक स्पेशलाइज नर्सिंग है जो कि स्पेशली क्रिटिकली इल पेशेंट को, स्पेशली क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जो है वो हम देते हैं। ठीक है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ जो है वो आते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे गनशॉट वुंड, ट्रॉमेटिक इंजरी वगैरह जो है या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक क्रिटिकल केयर नर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक स्पेशलाइज सर्टिफाइड नर्स होता है। ठीक है, और उसकी सर्टिफिकेशन के ये फ़ायदे हैं जो कि हमने पढ़े थे। ओके, सो आज हम डिस्कस करते हैं एक क्रिटिकल केयर यूनिट क्या होता है। क्रिटिकल केयर यूनिट जब भी कोई आईसीयू, कोई सीसीयू का नाम लेते हैं उसे हम क्रिटिकल या स्पेशलाइज्ड एरिया क्यों कहते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये राज होता है कि इसे हम स्पेशलाइज्ड एरिया क्यों कहते हैं। स्पेशलाइज्ड एरिया इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एरिया जो है ये क्या है, ये स्पेशली डिजाइंड होते हैं, स्पेशली डिजाइंड होती है, स्पेशली इक्विप्ड होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इसे स्पेशली डिजाइन किया जाता है, ये बाकी वार्ड्स की तरह नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर बेस बनाई जाती है, इसके अंदर जो है वो आइसोलेशन रूम्स बनाए जाते हैं जो कि नेगेटिव प्रेशर रूम्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे स्पेशली इक्विप्ड किया जाता है, स्पेशली इक्विप्ड किया जाता है। उसमें जो है वो वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट मोनिटर्स लगाए जाते हैं, उसमें डिफरेंट जो है वो बाकी जो डिफिब्रिलेटर्स वगैरह है, जो हमारे इन्फ्यूजन पम्प्स वगैरह है, सिरिंज वगैरह है, मुख्तलिफ चीज़ें जो है उसमें इक्विप्ड की जाती है। उसके बाद जो है वो स्टाफ बाय स्किल पर्सनल्स, इसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा होता है ना हमारे पास, वो लोग भी स्किल्ड होते हैं, वो लोग भी सर्टिफाइड होते हैं, वो लोग भी नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, हर बंदा, हर स्टाफ जो है वो जाके आईसीयू के अंदर काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो आईसीयू के अंदर काम करेगा वो क्या होगा, वो स्किल पर्सनल होगा, वो स्पेशल होगा उस एरिया के लिए, वो सर्टिफाइड होगा उस एरिया के लिए, वो नॉलेजेबल होगा उस एरिया के लिए। ठीक है, और वो बंदा क्या करता है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सेफ केयर फॉर डिपेंडेंट पेशेंट विद लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। वो बंदा केयर करेगा डिपेंडेंट पेशेंट्स जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ आ रहे हैं हमारे पास, उन लोगों को वो बंदा केयर करेगा, उन लोगों को बंदा केयर देगा। अब आईसीयू को हमने क्लासिफाई किया है 3 लेवल्स के अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किए थे कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 है। लेवल 1 के अंदर जो है वो जो हमारी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स है, जिसमें हम 24 आवर से कम टाइम के लिए जो है वो या शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट को जो है वो वेंटिलेटरी सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो लेवल 2 आईसीयूज है, जिसमें जो है वो एक जनरल हॉस्पिटल जितने में हमारे उसके अंदर जितने आईसीयूज होते हैं। ठीक है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सेस वगैरह या जो उनकी एक्सेस पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की तक होती है। नेक्स्ट है लेवल 3 आईसीयू, जिसमें टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स आते हैं, जिसको हम रेफरल हॉस्पिटल्स कहते हैं। ठीक है, उसमें हर तरह का इंटेंसिव केयर जो है वो दिया जाता है। ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सबसे पहले ये किया था कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते थे ना, उनको वो एलोकेट करती थी नर्सिंग स्टेशंस के करीब, ताकि अगर खुदा न वास्ता कोई मसला आता है तो नर्सेज जो है वो जल्दी उन पेशेंट्स को जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके। उसके बाद 1923 में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशलाइज केयर यूनिट बनाया न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के लिए, या जो न्यूरो सर्जिकल पेशेंट्स थी उनके लिए। ठीक है, और उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात जो है, ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न मेडिसिन है ये बूम कर गई। ठीक है, ये ज़्यादा जो है ये डेवलप कर गई है। उसके बाद जो है ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो ज़्यादा डिपेंडेंट पेशेंट्स होंगे या जो ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे उनको हम किसी जनरल यूनिट में नहीं बल्कि एक स्पेशलाइज केयर एरिया के अंदर जो है वो हम प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके। सो नर्सिंग स्टाफ मोस्टली आईसीयूज के अंदर जो है वो 1:1 होता है, एक पेशेंट एक स्टाफ। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो एक पेशेंट के ऊपर 2 स्टाफ भी होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि एक स्टाफ के साथ जो है वो 2 पेशेंट भी होते हैं, तो 1:1, 2:1, 1:2 ये जो ये चलता रहता है। वर्क स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से, इन चीज़ों के हिसाब से ये चीज़ें जो है वो चलती रहती है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ हम आते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होता है?
तीन चीज़ें, तीन वर्ड्स हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड और प्रैक्टिस दो चीज़ें होती है। अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप बेस्ट अवेलेबल रिसर्च डेटा जो आपने एक वेल डिजाइन रिसर्च स्टडी से, एक वेल डिफाइंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से आपने डेटा लेना है, ठीक है, या जो रिसर्च से अप्रूव्ड है, उन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस के अंदर लेके आनी है, ठीक है, और वो पेशेंट के प्रेफरेंसेस के बेस्ड पे होनी चाहिए वो चीज़ें। यहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। जो आपके पास प्रैक्टिस है, जो आपके पास डेटा अवेलेबल है, वो किस चीज़ का होना चाहिए, वो बेस्ट अवेलेबल बेस्ट रिसर्च डेटा जो कि एक वेल डिजाइन रिसर्च डेटा का होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वो पेशेंट के प्रेफरेंसेस पे होना चाहिए, ठीक है, जो कि जिसके बेस पे आप अपनी क्लिनिकल डिसीजन या आपका क्लिनिकल डिसीजन जो है वो सपोर्ट हो, ठीक है, जिसके बेस पे आप अपना क्लिनिकल डिसीजन जो है वो सपोर्ट कर सको, ठीक है। उन चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर रहे हो किस चीज़ के बेस पे कर रहे हो, एविडेंस के बेस पे कर रहे हो। एविडेंस क्या है, एविडेंस आपका रिसर्च डेटा है। रिसर्च से जो बेस्ट रिसर्च डेटा से जो चीज़ें अप्रूव्ड है, उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लेके आते हो, पेशेंट के प्रेफरेंसेस के ऊपर वो चीज़ें होती है, पेशेंट को जो है वो आप जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, पेशेंट की करेक्टरिस्टिक के साथ, पेशेंट के वैल्यूज़ के साथ वो चीज़ें जो है वो रिलेवेंट है, तो उसे हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे रिसर्च डेटा से जो है वो चीज़ें लेते हो, ठीक है, और आप जो उसे अपने प्रैक्टिस में लेके आते हो, लेकिन वो पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है, तो फिर भी वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है। अगर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है तो वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ें पेशेंट के लिए भी सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी जो आपका डेटा है, वो चीज़ें जो आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आते हो, वो चीज़ें सारी जो है वो इससे आवाज़ मोबाइल से वो सिस्टम ऑन किया, फिर ये ऑन किया, आवाज़ नहीं जा रही, इससे भी नहीं जा रही, किसी भी नहीं जा रही। फिर मिस्टर बनी हमें ये करना चाहिए कि ये कैमरा जो है ना वो किसी और के साथ अटैच करके देखना चाहिए, सिस्टम के साथ। वो सिस्टम में नहीं ठीक, उस सिस्टम से भी आवाज़ नहीं जा रही और इससे भी नहीं जा रही। तो मैं कह रही थी ये चेंज कर देख लेते करना तो चाहिए, उनको कहा है, कहते हैं मैंने कंप्लेंट की। ठीक है, अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का फ़ायदा ये है कि इससे जो है वो हमारे ऑप्टिमल आउटकम, जो हमारा इफेक्टिवनेस है, वो क्या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस मैम बंद कर दें जी मैम, लॉग आउट कर दे ये, नहीं नहीं ये नहीं, आईडी मेरा लॉग आउट करो जी मैम जी। जी मैं कर दूँ। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सो practice based on intuition and information that doesn't have a scientific basis is not the best interest of patient and family, ठीक है। अब पेशेंट के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, फैमिली के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर चीज़ें वैलिड हो ना, तो पेशेंट और फैमिली भी उस चीज़ के लिए राज़ी होती है, राज़ी हो जाती है कि हाँ ठीक है, यही काम आप कर लो, ये चीज़ें आप यूज़ कर लो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं ये पहले हुआ नहीं लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, जो इंट्यूशन की बेस पे होती है या जो मिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें अक्सर जो है, या जो साइंटिफिक, जिनका साइंटिफिक बेस ना हो, साइंटिफिक जो है वेरिफिकेशन ना हो, वो चीज़ें अक्सर पेशेंट और फैमिली के इंटरेस्ट में नहीं होती। तो जो चीज़ें जो है बस जिनका साइंटिफिक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, जो चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से जो है वो
अप्रूव्ड हो, वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा पेशेंट और फैमिली की कंसर्न में या पेशेंट और फैमिली वो ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ जो है वो जाती है, ठीक है। सो अब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एविडेंस को किस तरह आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आप एविडेंस को, आप रिसर्च डेटा को, आप रिसर्च वर्क को क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कैसे लेके आ सकते हो। जितने भी हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, ये प्रोटोकॉल्स ऐसे नहीं बनते, ये सारे रिसर्च बेस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। नहीं, इंट्यूशन बेस्ड एविडेंस जो है वो एविडेंस बेस्ड नहीं होती, क्योंकि इंट्यूशन क्या है, ये सिर्फ मुझे लग रहा है। इंट्यूशन तो हमारा सिक्स सेंस है ना, मुझे लग रहा है। अब जो मुझे लग रहा है ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ें सही है, जो आपको लग रहा है ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ सही है, क्योंकि वो हमारी इंडिविजुअल जो है वो परसेप्शन है, हमारी इंडिविजुअल परसेप्शन है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इंट्यूशन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, तो ये एविडेंस बेस्ड तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इंट्यूशन जो है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है, ओके। सो अब क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम एविडेंस को किस तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट। हमने प्रोटोकॉल्स बनाई है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आईवी पास करनी है तो आपने ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करके आईवी पास करनी है। अगर आपने कैथेटर पास करना है तो आपने ये प्रोटोकॉल फॉलो करके कैथेटर जो है वो पास करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, यूज ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स जो है वो सब फेज है, एल्गोरिदम्स है हमारे पास। एल्गोरिदम्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन या WHO ने जो अपने एल्गोरिदम्स दिए कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ होती है तो आपने ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करके इस चीज़ को जो है वो ट्रीट करना है, इस चीज़ को जो है वो डील करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोटोकॉल्स है, जो क्लिनिकल पाथवेज है, जो एल्गोरिदम्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या, ये एविडेंस है जो कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हम एविडेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें लोगों को अवेयरनेस भी देनी चाहिए कि ये एविडेंस आते कहाँ से, ये आपको मिलेंगे कहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं इधर बैठा हूँ, सुकून से कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मैं एविडेंस आएगा तो मैं यूज़ करूँगा। भाई अब एविडेंस आएगा कहाँ से, ये भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं बेस्ट अवेलेबल रिसर्च डेटा जो है या बेस्ट अवेलेबल रिसर्च रिजल्ट्स जो है वो मैं कहाँ से ले सकता हूँ। तो इसके बारे में आप अवेयरनेस दें तो लोगों को। मुख्तलिफ डेटा बेसिस है हमारे पास, पबमेड है, CINH मेडलाइन है, इसके अलावा जो है वो WHO है, गूगल स्कॉलर है, अप टू डेट वेबसाइट्स है, डिफरेंट अप टू डेट वेबसाइट्स है, ठीक है, जो कि हमें रियल टाइम एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन देता है पेशेंट के लिए। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सेज है, ठीक है, जो कि मोस्टली वो पब्लिश करते हैं रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स, ठीक है, आपको नोटिफाई करते हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाना होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हम क्या बनाते हैं, हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने अपने जो हमारा जो हॉस्पिटल है, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर आप हमने एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जो कल्चर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट कर सके, ठीक है। उसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज़ कर रहा है, ठीक है, चैंपियंस कौन, उनको उनमें इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है, एक्टिविटीज़ उसके लिए कौन कौन से होने चाहिए, उसके लिए कौन कौन से लोग मेरे पास होने चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होना चाहिए रिसर्चर्स का, प्रैक्टिशनर्स का। क्यों, रिसर्चर और प्रैक्टिशनर जब एक साथ काम करेंगे तो वो एविडेंस को लेके आएंगे प्रैक्टिस के अंदर। रिसर्चर क्या कर रहा है, रिसर्चर जो वो रिसर्च कर रहा है, वो चीज़ों को बताता है कि ये चीज़ें जो है ये क्या है, ये एविडेंस बेस्ड है। अब प्रैक्टिशनर का काम क्या है, प्रैक्टिशनर का ये काम है कि उस अवेलेबल रिसर्च डेटा को प्रैक्टिस के अंदर ले आए। अब उस प्रैक्टिस के अंदर लेके आने के लिए उसे लोगों की भी ज़रूरत है, उसे इंस्ट्रूमेंट्स की भी ज़रूरत है, और उसे ह्यूमंस रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है,
तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें वो आपको अवेलेबल वो आपको दे दे, वो आपको प्रोवाइड कर सके, ताकि आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो सपोर्ट कर सको। ठीक है, अब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम बात कर रहे हैं कि इतना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, होता क्यों नहीं है, बैरियर्स क्या क्या है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को हम प्रैक्टिस के अंदर क्यों नहीं लेके आ सकते, वजह क्या है? वजह ये है कि लेक ऑफ नॉलेज है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। लेक ऑफ रिसर्च स्किल्स है, हमारे पास रिसर्च स्किल्स ही नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट जो है वो हमारे साथ कमिटेड नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें इंसेंटिव्स नहीं देते, हमें कह रहे बस ये काम कर लो बात खत्म, आपको कोई इंसेंटिव्स नहीं दे रहा, आपको कोई रिगार्ड नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, या आपकी अपनी पर्सनल एबिलिटी के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप काम कैसे करोगे? या आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास स्किल्स भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी है, नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज भी है, आपकी स्किल्स भी है, लेकिन आप सबसे जूनियर हो, आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप बाकी लोगों को कहो कि ये काम कर लो, ये चीज़ चेंज कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या, ये बैरियर्स है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से हम एविडेंस को प्रैक्टिस के अंदर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके स्टूडेंट्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ड्रॉप कर लो, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लो। ठीक है।
ओके, लाइवा का क्वेश्चन है कि सर टाइम कैसा नहीं है, पॉइंट समझ नहीं है, टाइम कैसा नहीं है प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल आपको और आप एक वार्ड में काम कर रही हो, ठीक है, आपको प्रोटोकॉल दिए गए हैं कि इन प्रोटोकॉल्स के साथ आपने काम करना है। आईवी के प्रोटोकॉल्स दिए गए कि ये 10 स्टेप्स है, ये आपने फॉलो करने हैं। और आपके पास पेशेंट्स जो है वो आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, आपके पास डेयर पेशेंट्स आते हैं, हर 2 सेकंड बाद कोई जो है वो इधर से आवाज दे रहा है, इधर कर लो, कोई उधर से आवाज दे रहा है, इधर कर लो। आप सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगी? कभी भी नहीं करोगी। वार्ड में आप काम कर रही हो, ठीक है, प्रोटोकॉल्स जो है वो आपको मांग रही है कि आप इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने हैं, आप इस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो करने हैं, लेकिन आपके पास 10 पेशेंट्स है, 15 पेशेंट्स है, 20 पेशेंट्स है, किस तरह फॉलो करोगे? आपके पास टाइम ही नहीं है, वर्कलोड इतना है, टाइम ही नहीं है आपको कि आप उस सब पेशेंट्स को जो है वो टाइम दे दो। ठीक है, आपके बाकी बहुत ज़्यादा काम होती है, कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है, कोई टीएल बुला रहा है, कोई मैनेजर बुला रहा है, ठीक है, टाइम आपके पास है नहीं और आपको कहते हैं कि ये सारे काम आपने करने हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो भी चीज़ें जो है वो रह जाती है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, चलिए अभी यहाँ पे एंड कर लेते हैं। मैडम का लेक्चर है वो, उन्हें लेक्चर नहीं रहा है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।